नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। कोरोना दुनिया भर में महामारी बनकर आया है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चौपट है, लेकिन बिहार में एक दूसरे तरह की समस्या है, भारत में एक दूसरे तरह की समस्या है। यहाँ एक सरकारी पॉलिसी आई है और प्लान हो रहा है कि 5 साल के अंदर सब कुछ बेच दिया जाएगा। जितनी पीएसयू कंपनियां उसको बेच दिया जाएगा, रेलवे बेचा जा रहा है, बैंक सिर्फ 2 रह जाएंगे। पहले बैंकों का मर्जर हुआ और कहा जा रहा है कि पहले इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, अब उसका निजीकरण होगा। उसके बाद अब खबरें आ रही है कि एयर इंडिया हो या पीपीसीएल हो, लोगों को कहा जा रहा है कि आप वीआरएस लीजिए या प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार रहिए। मेरे साथ एससी एसटी एसोसिएशन, जो कि सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, सबसे बड़ा जो संगठन है इस देश में, उसके प्रधान महासचिव केपी चौधरी हैं, जो लगातार मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं। क्या इम्पैक्ट होगा इस पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का? एक तरफ जहां रिजर्वेशन लगभग खत्म हो चुका है, सरकारी अस्पताल को प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की ज़िंदगी और बदहाल होने वाली है? और क्या अब उनके लिए नौकरियां मिलनी मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में सरनेम देखकर लोगों को नौकरियां मिलती है। इन्हीं पर बात करेंगे क्योंकि उनका लंबा अनुभव है। और ऐसे दौर में जब लोग बात करने से भी हिचकिचा रहे हैं, केपी चौधरी की तारीफ करनी होगी कि कम से कम वो मीडिया से बात तो कर रहे हैं। सर, पहले तो नेशनल दस्तक पर आपका शुक्रिया और आप स्वस्थ रहिए, हम उम्मीद करते हैं और कामना करते हैं। जी, जय भीम नमो बुद्धाय। क्या होगा? बैंकों का मर्जर हो रहा है, अब उसका निजीकरण होगा और ऑफिशियल बात है कि 2 ही बैंक बच जाएंगे। बीमा कंपनियों का भी सुन रहे हैं कि निजीकरण होगा। रेलवे के निजीकरण की तरफ सरकार तेज़ी से बढ़ रही है। तो लगभग जो सरकारी नौकरी कंपनियां हैं, चाहे वो पीएसयू कंपनियां हो या सरकारी कंपनियां, प्राइवेटाइजेशन, क्या असर पड़ेगा खासकर एससी एसटी ओबीसी पर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं इस देश में? और कितने कर्मचारी अब थे पहले सरकारी और अब कितने बच जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये निर्णय भारत सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के गरीब तबके के पूरी तरीके से खिलाफ है। मैं क्योंकि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के संगठन यानी महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी को वर्ष 1997 से निभा रहा हूँ और बड़े बड़े आंदोलन इस दिल्ली की धरती पर हुए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ मुलाकात, मनमोहन सिंह साहब के साथ मुलाकात, राष्ट्रपति जी के साथ मुलाकात, सड़कों पर आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन, महारैलियाँ, बहुत सारे मुकदमे हम लोगों के ऊपर, बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। लेकिन निश्चित रूप से ये जो सरकार की निजीकरण की नीति इस समय चल रही है, ये गरीब तबके के लिए आने वाले समय में अभिशाप बन करके आएगी। गरीब तबका, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई स्वीपर भर्ती होता था तो सरकार उसको तनख्वाह देती थी, उसका तनख्वाह 15,000, 18,000, 20,000 होता था। आज सफाई का काम भी प्राइवेट क्षेत्र में जाने के बाद में, आज जब किसी निजी ठेकेदार को ठेकेदारी दी जाती है तो सफाई का काम वही पार्ट टाइम स्वीपर, वही स्वीपर कर रहा है, लेकिन उसकी तनख्वाह कितनी हो गई है? 7,000, 6,000, 8,000, काम वही कर रहा है। और बीच में पैसा कहाँ चला गया? ठेकेदार के पास। इसी तरीके से चौकीदार भर्ती होते थे सरकारी क्षेत्र के अंदर, वो बंद करके सिक्योरिटी गार्ड में चला गया। सिक्योरिटी गार्ड में कौन लोग काम कर रहे हैं? गरीब समाज के लोग काम कर रहे हैं। जब उनकी तनख्वाह वहाँ पर होती थी 20,000, 25,000, आज उनकी तनख्वाह घट करके हो रही है 12,000, 14,000, 15,000। बीच में पैसा कहाँ गया? ठेकेदार के पास चला गया। ठेकेदार कौन है? सामान्य जाति के मजबूत जो संपन्न लोग हैं वही ठेकेदारी करते हैं। गरीब समाज का आदमी, कोई भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आदमी ठेकेदार नहीं होता। तो ये जो अभी निजीकरण की आंधी इस समय चल रही है, जहाँ जहाँ मैं अगर दिल्ली विद्युत बोर्ड को मैं यहाँ कोट करूँगा समाज के लोगों, भारत के लोगों के सामने, जब 10,000 लोग विद्युत बोर्ड में काम करते थे, 10,000 लोगों को जब विद्युत बोर्ड से लोगों को निकाला गया, तो 10,000 लोग जब निकाले गए तो उसमें 8,000 लोग एससी एसटी के निकाले गए। अब अंदाजा लगाइए कि अगर 10,000 का एग्जिट किया गया निजी क्षेत्र आने में और उसमें 8,000 लोग एससी एसटी के, भर्ती तो 22.5% के हिसाब में पूरी नहीं हुई, लेकिन निकालने के टाइम पर हमने 75%, 80% लोग निकाले। ये सरकार कांग्रेस की थी तब, शीला दीक्षित की। इससे कोई, देखिए शंभू जी, मैं ये कहना जरूरी है क्योंकि ये कहना चाहूंगा कि अगर निजीकरण की हम बात करें, जहां एक तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का धन्यवाद किया जाए कि उन्होंने देश का राष्ट्रीयकरण किया, इसके साथ साथ कांग्रेस की ही शासित मतलब केंद्र सरकार थी, कांग्रेस का राज था जब निजी क्षेत्र का कार्यक्रम शुरू हो गया था। ये ऐसा नहीं है, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम सरकार की बात करें। सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, हम ये कहना इस गरीब तबके के लिए आप क्या सोच रहे हैं जी? ये इंश्योरेंस कंपनी बैंकों के निजीकरण को कैसे देख रहे हैं? इसका क्या इम्पैक्ट होगा? और आप बता रहे थे कि पहले 40 लाख एससी एसटी के कर्मचारी होते थे ओबीसी मिला के, आज क्या है?
देखिए, जब 2 जुलाई 1997 एक ऐसा बेंचमार्क था, मैं बताना चाहता हूं भारत के लोगों को, जिस दिन भारत के अंदर पोस्ट बेस रोस्टर को लागू किया गया और वैकेंसी बेस रोस्टर को वापस किया गया। जब यहां पर संख्या काउंट हुई तो सरकारी क्षेत्र में एससी एसटी समाज के अधिकारी 40 लाख थे, और अब यह संख्या घट करके निजीकरण के चलते हुए आपके वीआरएस, आपका सीआरएस, लोगों को नौकरी से निकालना, सीआरएस का मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट देना, धमकाना, वीआरएस का मतलब उसे बाध्य करना कि नौकरी छोड़िए, जो भी व्यवस्था नहीं, आज ये करीब 10 लाख के आसपास संख्या बच रही है। और जिस तरीके से निजीकरण होता जा रहा है, देखिए आज निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान साहब यह है कि बीटेक बच्चा एलआईसी में चपरासी के लिए अप्लाई कर रहा है, स्वीपर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, बीटेक एमटेक बच्चे आज उनको रोजगार नहीं है, वो प्राइवेट ठेकेदारों के यहाँ पर। सिर्फ एससी एसटी के नहीं है, वो जनरल कैटेगरी के भी लोग होंगे। नहीं, मैं इसमें ये कहूंगा कि जनरल कैटेगरी के लोग तो भारत में कम से कम बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी के ही लोग प्राइवेट क्षेत्र के मालिक हैं, और वो चड्ढा चड्ढा को रखता है, चौपड़ा चौपड़ा को रखता है, त्यागी त्यागी को रखता है, शर्मा शर्मा को रखता है। और यहां तक जब वो अपने लोगों को रखते हैं तो ये कष्ट उनको झेलना नहीं पड़ता, जैसा अभी आप बता रहे थे। लेकिन जैसे ही पता लगता है आज किसी को नौकरी दे दी गई, और अगर पता लगता है कि यह आदमी एससी एसटी समाज का है, तो प्राइवेट क्षेत्र के अंदर उसे कहा जाता है कि कल से आप काम पर मत आना। चौधरी जी, आप परिसंघ महासंघ के प्रधान महासचिव भी हैं, रेलवे के एसोसिएशन जो हैं आपका, उनसे भी बात होती है, एसबीआई वालों से भी बात होती है, तमाम जो सरकारी संगठन में एससी एसटी के कम से कम एसोसिएशन है, वो सबसे आपकी मीटिंग होती है, देश भर में आप जाते हैं। क्या बातचीत है, क्या लोग इस बात को समझ रहे हैं, और क्या लॉकडाउन की वजह से चुप्पी है, या लॉकडाउन के बहाने ये सब खेल चल रहा है? देखिए, मुझे तो ये एक दूसरे का पर्यायवाची लगता है। आप निश्चित रूप से कोरोना महामारी है, मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, इकट्ठे लोग हो नहीं सकते, प्रोटेस्ट कर नहीं सकते। जिस तरह 2 अप्रैल 2018 को भारत के गरीब समाज के लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था एट्रोसिटी एक्ट पर, उसका प्रोटेस्ट हुआ था, सरकार को संज्ञान लेना पड़ा और उसको संविधान में संशोधन करके एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट को द्वार कर से बहाल करना पड़ा। आज क्योंकि आप इकट्ठे ही नहीं हो सकते, कोरोना महामारी तो है ही, उसके चलते हुए आंदोलन कोई हो नहीं सकता, आप अपनी आवाज़ को कह नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें देखिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में तो सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकता, मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि देखिए, इस देश की 1/4 आबादी के विकास का एजेंडा बिना बनाए, इस देश की 1/4 आबादी का विकास किए बिना, इस देश की 3/4 आबादी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज का विकास किए बिना अगर भारत राष्ट्र के बाद की बात अगर सोची भी जाती है, तो मुझे लगता है ये पूरी तरह बेईमानी है। ये सरकार का विषय नहीं है। पिछले 15-20 साल में देखें तो जो भी सरकारें आ रही हैं वो इसी तरह की रणनीति, कांग्रेस भी पिछले 2 कार्यकाल रहे मनमोहन सिंह के, उसमें भी यही सब खेल चला और अभी भी यही चल रहा है। निश्चित रूप से देखिए, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, मैं राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी मेरी बात को बिल्कुल गलत ना समझे, मैं राजनीतिक दल की बात नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। सरकार जो भी चल रही है, मैं यहाँ एक वृत्तांत बताना चाहता हूं। जब हम एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह साहब से, डॉक्टर मनमोहन साहब से मिले, तो हमने कहा कि देश में कुत्ता मर जाए, हिरन मर जाए तो कानून है, लेकिन देश के एससी एसटी 1/4 आबादी के आरक्षण के कानून नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने कहा हाउ द रिजर्वेशन इज रनिंग, देन डीओपीटी सेक्रेटरी ने बताया कि ये सर्कुलर के माध्यम से चल रहा है, तो नो, आरक्षण कानून बनाइए, और उन्होंने आदेश दिया। पृथ्वीराज चौहान जो उस समय के डीओपीटी मिनिस्टर थे, उनको कहा कि तुरंत मीटिंग बुलाइए, महासंघ के लोगों को बुलाइए और इसमें आरक्षण कानून बनना चाहिए। आरक्षण कानून बना और वो जाकर के राज्यसभा में पास भी हो गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक वो लोकसभा में आया ही नहीं, आज तक कानून ही नहीं बना। तो जहां इतनी बड़ी आबादी के आरक्षण का कानून ही नहीं बन पाया, इससे ज्यादा बड़ी सरकारों की उदासीनता इस समाज के लिए क्या हो सकती है। आयोग पर क्या अपडेट है सर? एक बार आपने कहा था कि एससी एसटी आयोग में चेयरमैन भी नहीं है, जो सेंट्रल पैनल है। देखिए, एसटी आयोग फरवरी में खत्म हुआ, एससी आयोग अभी पिछले दिनों मई में खत्म हुआ, और सरकार से बराबर हम पत्राचार भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप इसे जल्दी से जल्दी आयोग का गठन तो करें, कम से कम जो आयोग होगा, एनफोर्स होगा, तो कुछ तो लोगों को राहत मिलेगी। तो हमारे आज इस टीवी चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि एसटी आयोग पिछले फरवरी 2020 से खाली पड़ा हुआ है, मई 2020 से एससी आयोग खाली पड़ा हुआ है, तो आप योग्य व्यक्तियों को, और मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग समाज की बात को समझते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, समाज की आवाज़ को उठाते हैं, समाज का दर्द समझते हैं, राजनेताओं की बजाय अगर ऐसे लोगों को एससी आयोग और एसटी आयोग में मौका दिया जाएगा, क्योंकि मेरा अनुभव है जो भी आयोग बने, उन आयोग के चेयरमैन के साथ काम करने का मेरा बड़ा लंबा अनुभव है, बहुत लंबा तजुर्बा है।
जो लोग राजनीति से आते हैं वो राजनीतिक बातों के चलते वो चीज़ जो करना चाहते वो नहीं कर पाते। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि संवैधानिक आयोग है, इसके अंदर गैर राजनीतिक लोगों को सरकार को मौका देना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल कि क्या लग रहा है, क्या इसका सोशल इम्पैक्ट होने जा रहा है? और अब जो खासकर अगर SC ST फेडरेशन की आप बात कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस भी है, वो अपने आरक्षण को लेकर संघर्षशील भी हैं। आप जिस तरह से बोले कि राजनीतिक चुप्पी भी आप देख रहे हैं एक एसोसिएशन के तहत, चूँकि वो भी कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें भी एक चुप्पी है। देखिए, मैं यहाँ पर एक सांसद का नाम नहीं लूँगा, हमारे साथी थे, हमारे साथी पढ़ते थे जब हम मेरिट में पढ़ते थे। वो बाद में सरकार में मिनिस्टर बने, मायावती जी, उसके बाद वो बीजेपी में सांसद बने। तो हमने उनसे कहा, यार तुम तो अम्बेडकरवादी हो, तुम तो बुद्धिस्ट आदमी हो, तुम तो कम से कम आवाज़ उठाओ। तो उन्होंने कहा, आपकी मेरे से कोई दुश्मनी है क्या? अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो पार्टी मेरा टिकट काट देगी, कोई दूसरा आदमी मेरी जगह आ जाएगा। तो हमने उनसे कहा, 5 साल की तो गारंटी है ना आपकी, 5 साल तक आप सांसद रहेंगे, समाज की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी आपकी है, बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज आप पर है, आप पर समाज का कर्ज है, आप समाज की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर सांसद बने, कम से कम आप अपने समाज की आवाज़ तो उठाइए। लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ दिए। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ अपने सांसदों से, मंत्रियों से, अरे आप 5 साल के लिए तो पक्का है, 5 साल तो रहेंगे, अगर आप नहीं रहेंगे अगली बार आपका ही दूसरा भाई आएगा। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से, एटलीस्ट बाबा साहब का कर्जा आप पर, हम पर, सब पर है, तो आप समाज का कर्जा हम पर, आप पर है, तो उस कर्जे को उतारने के लिए अगर जो लोकसभा में आपको जाने का सौभाग्य मिला है तो कम से कम समाज की आवाज़ तो उठाइए, बात तो करिए, सरकार से अपनी बात तो रखिए, समाज के दर्द को उस प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम तो करिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करके समाज के साथ आप न्याय करेंगे। तो सोचिए, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि जो SC ST एसोसिएशन है, खासकर KP चौधरी की बात करें तो लगातार सोचिए ऐसे दौर में जब लोग बात करने से ही चकते हैं, एक एसोसिएशन के महासंघ के नाते अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं और कम से कम वो नौकरी के मुद्दे पर, रिजर्वेशन के मुद्दे पर प्रखर तरीके से अपनी बात रखते हैं। मुझे लगता है कि बहुजन समाज को ऐसे लोगों को संसद में भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संसद में ज़रूरत है। मुझे लगता है जो नौकरी में नहीं डरा वो संसद में भी नहीं डरेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो ये बातचीत मैं आपको दिखा रहा था। मेरी लगातार कोशिश है कि एक विकल्प के तौर पे जो सोशल मीडिया है उस पर आपको जो तमाम जो ऑपरेट सोसाइटी के लोग हैं उनके मुद्दों को दिखाऊं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।